मुझे लगता था कि कलाम जैसा बनना है, क्यों क्या बंदा है, एकदम खड़ा हो जा रहा है, सब लोग उसके सामने नतमस्तक है। बचपन से हुई कि योगेश्वर बहुत मेधावी था। मैं और भैया शरीर दो है लेकिन जिस्म दो है लेकिन जान एक है। आज हम मौजूद हैं विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन कर रहे यूथ आइकॉन यंग साइंटिस्ट डॉक्टर योगेश्वर नाथ मिश्र के साथ। योगेश्वर आज कैलटेक नासा की टीम का एक हिस्सा हैं। आपको ये सुनकर बेशक लग रहा होगा कि आज के दौर में इनके अकाउंट में एक हैंडसम सैलरी क्रेडिट की जाती है, लेकिन आपको बता दें एक दौर ऐसा भी था जब इनके सपनों में कोई रुकावट ना आए, इनके पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए, इनके किसान पिताजी को अपनी ज़मीन तक बेचनी पड़ी थी। आइए मुलाकात कराते हैं आपका डॉक्टर योगेश्वर नाथ मिश्र से और जानते हैं आजमगढ़ से नासा तक की उनके सफ़र की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। नमस्कार योगेश्वर जी। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस चैनल के माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया है। मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा जो सफ़र है आजमगढ़ से नासा तक का, ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं रहा है और बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं रहा है। और मैं जब नासा गया तो मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कहानी जो है मेरे से कहीं ना कहीं मिल रही थी, और कहीं ना कहीं ऐसा भी था कि कुछ लोगों को ने अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया है, मेरे से भी ज़्यादा किया है। तो मेरी कहानी शुरू होती है कि मैं एक किसान परिवार से हूँ। आप मेरे गांव का नाम पैकोली है जो कि आजमगढ़ ज़िले में पड़ता है, और मेरा जो सफ़र है वो गांव के अंबेडकर विद्यालय से शुरू हुआ, और फिर मैंने अपनी जो हाई स्कूल की पढ़ाई वो सठियाँ इंटरमीडिएट कॉलेज से की। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है तुम्हें दिल्ली भेज दूंगा तो शायद तुमको ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं जैसे IIT JEE हो गया उस समय था, फिर AIEEE था, इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स जो थे, और शुरू से मेरा मैथ्स और फिज़िक्स अच्छा था तो ऑब्वियस सी बात है एक IIT JEE की तरफ इंक्लिनेशन था और इंजीनियरिंग करनी थी। लेकिन ये था कि कहीं ना कहीं मेरे मन में ये था कि मुझे साइंस करना है क्योंकि गांव में जब मैं पढ़ रहा था तो जैसे हमारे यहाँ गांव में पहले बल्ब लटके होते थे तार से, और बिजली कभी कभी आती थी कभी नहीं आती थी। अचानक से जब बिजली आती थी, बल्ब से जब रोशनी निकलती थी तो वो बड़ा ही मुझे इन्फ्लुएंस करती थी कि मेरे मन में आता था कि अचानक से बिजली आती हो और लाइट कैसे जल जाती है, वो फिलामेंट कैसे लाइट अप हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे प्रकाश जो है, लाइट है, उससे बड़ा फैसिनेशन था। उसी तरह से गांव में हम दिए पे पढ़ाई करते थे, ढेबरी जिसको हम बोलते हैं, और उस ढेबरी से भी जब पीला कलर निकलता था तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी कि अरे पीला कलर क्यों निकल रहा है, नीला क्यों नहीं निकल रहा है, लाल क्यों नहीं निकल रहा है, हरा क्यों निकल रहा है। तो उस समय तो आंसर्स नहीं मिले, बट धीरे धीरे जब मैंने पढ़ाई की अपने बैचलर्स में मास्टर्स में गया तब पता चला कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। इसमें ईंधन जब ज़्यादा उसमें मात्रा में जब हाइड्रोकार्बन होता है एयर का कंपैरिजन में, तब ज़्यादा शुद्ध बनता है और उस वजह से पीला होता है इसका कलर। तो फिर जब मैं दिल्ली में था वहाँ से फिर मैं केरला गया अपनी पढ़ाई करने के लिए। मैंने अपना इंटीग्रेटेड मास्टर्स किया वहाँ से, और उसी के दौरान मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट अर्लिंगटन से स्कॉलरशिप मिली इंटर्नशिप करने के लिए, पेरिस से भी मिली। लेकिन मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट अर्लिंगटन चुना क्योंकि वहाँ पे कल्पना चावला जी ने पढ़ाई की थी, और कल्पना चावला मेरी एक आदर्श हैं, मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ। सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस मेरे लाइफ में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का रहा है। उनकी किताब अग्नि की उड़ान जब मैंने पढ़ी तो बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली उससे, और मुझे ये लगा कि जब एक बच्चा रामेश्वरम के एक छोटे से गांव से आता है और वो पेपर बेचता है, उसके परिवार में लोगों के पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं, तभी भी वो बच्चा एरोस्पेस इंजीनियरिंग जाके पढ़ता है और वो भारत के मिसाइल मैन उनको बोलते हैं, बने कलाम, उसके बाद राष्ट्रपति भी बने हमारे। तो मुझे ये कहीं ना कहीं लगा कि अगर कलाम जी कर सकते हैं इतनी डाइवर्स कंडीशंस के बावजूद, तो शायद मेरी जो सिचुएशन है वो तो कलाम जी से काफ़ी अच्छी है। देन जब मैं 4th ईयर में था तो मैं उसी जो US में मैंने काम किया था एक कॉन्फ्रेंस में गया,
तो कॉन्फ्रेंस में मुझे एक स्वीडन के प्रोफेसर थे, वो मिले और उन्होंने मुझे इंटर्नशिप ऑफ़र की कि ठीक है, आप गोथेनबर्ग में आके इंटर्नशिप करो, हम आपको पूरा पैसा देंगे, हर एक चीज़ देंगे। और मेरी फैमिली की जो माली हालत थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, पापा के पास पैसे नहीं थे। ऑलरेडी वो मुझे जब मेरी पढ़ाई करवा रहे थे तो उन्होंने ज़मीन बेची। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए मैं बाहर इंटर्नशिप करने के लिए जा रहा हूँ तो पापा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं स्वीडन चुना। मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से भी मुझे मिला था मौका, लेकिन वहाँ पे स्कॉलरशिप ज़्यादा नहीं थी और स्वीडन में फुली पेड स्कॉलरशिप थी, तो मैं स्वीडन गया, वहाँ से मास्टर्स किया और मुझे स्वीडन काफ़ी अच्छा लगा एज अ कंट्री। कि वहाँ पे जो वर्क लाइफ बैलेंस है काफ़ी अच्छा, और यूएस से ज़्यादा मुझे वहाँ पे बेहतर ऐसा लगा कि नहीं, मैं यहाँ पे ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊँगा। और फिर मैंने स्वीडन में एक टॉप 100 में यूनिवर्सिटी आती है लुंड, वहाँ से मैंने पीएचडी की अपनी 2018 में। और पीएचडी करने के बाद तो मेरा जो पीएचडी का जो टॉपिक रहा है मोस्टली वो ईंधन को कैसे जलाते हैं इंजन के अंदर, रॉकेट के अंदर, उसी विषय पर रहा है। किस तरह से उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं या पॉल्यूटेंट्स जो उससे निकलते हैं उससे वो कर सकते हैं। पीएचडी करने के बाद मैं जर्मनी चला गया, वहाँ पे था। उसके बाद फिर नासा पर पहुँचा और नासा में जाने के बाद यही एक्सपीरियंस हुआ कि नासा में वर्ल्ड के कुछ बेस्ट साइंटिस्ट काम करते हैं, वहाँ पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग आते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चैलेंजिंग एनवायरनमेंट था मेरे लिए। ऑफ कोर्स मुझे पीएचडी के दौरान बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि जो मेरे परिवार में मैंने शुरू में ही जो संघर्ष किया था उसकी वजह से मैं पीछे नहीं हटा। मैंने कहा कि नहीं, ये मेरे लिए एक अपने आप को चैलेंज करने का मौका है, कुछ और सीखने का है। और फिर मैं सीखता गया और आज देखिए हम लोग मेरी टीम ने वर्ल्ड का फास्टेस्ट लेजर सीपी इमेजिंग टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, जिसका मार्च में काफी ज्यादा चर्चा में था। जी, तो बेसिकली इस टेक्नोलॉजी को ब्रेक थ्रू माना गया है और नेचर की मैगजीन में ये पब्लिश हुआ था और पूरे वर्ल्ड में काफ़ी न्यूज़ में था। हर एक फ्रांस में, जर्मनी में, हर जगह ये आया था। और अगर आप कहेंगे तो मैं इस टेक्नोलॉजी की खासियत थोड़ी सी सिंपल टर्म्स में बता सकता हूँ। हमारे नेचर में जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, चाहे हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमारा ब्रेन कहीं ना कहीं कुछ केमिकल्स रिलीज कर रहा है, या ब्रेन के अंदर बहुत सारे नेटवर्क हैं जिसकी वजह से हम सोच पा रहे हैं, जिसकी वजह से बात कर पा रहे हैं। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं ये बहुत ही फास्ट होती हैं हमारे ब्रेन के अंदर। फास्ट का मतलब ये समझ लिए कि अगर आप 0 के बाद अगर आप 9 शून्य और लगाएंगी उतना फास्ट होता है, और 1 लिखेंगे तो उसको नैनो सेकेंड बोलते हैं। नैनो सेकेंड के अंदर इसी तरह से जैसे मैंने बताया कि मैं ईंधन जब रॉकेट जब हम लॉन्च करते हैं तो बहुत सारा उसके अंदर से आग निकलती है, उस आग से नैनो पार्टिकल निकलते हैं और वो नैनो पार्टिकल जो होते हैं हमारे पर्यावरण के लिए बड़े ही हानिकारक हैं, हमारे हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक हैं, क्योंकि वो नैनो साइज के होते हैं। वो आसानी से हमारे ब्लड स्ट्रीम में जा सकते हैं, हमारे लंग्स में जा सकते हैं। और आप देखेंगे कि जिन शहरों में बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है वहाँ पे लंग कैंसर, ये सारी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। इसी वजह से होती हैं कि वहाँ पे ये नैनो पार्टिकल बहुत ज़्यादा हवा में होते हैं। उसी तरह से ये जो नैनो पार्टिकल होते हैं काले कलर के होते हैं, जिसको कालिक हम बोलते हैं। जगह आप देखेंगे अगर दिया जला रही है उसके ऊपर अगर प्लेट रख देंगी तो कालिक जम जाती है। ये कालिक जो हमारे पहाड़ों में, ग्लेशियर्स में जब जाके एक बर्फ की परत से जब चिपक जाती है, सूर्य का जब प्रकाश उसके ऊपर पड़ता है तो वो बेसिकली होता क्या है कि सूर्य का प्रकाश वो एब्जॉर्ब कर लेती है। उससे हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये जो सूत है, जो कालिक है, ये इसके प्रोड्यूस होने की जो प्रक्रिया है, ये भी कहीं ना कहीं इसकी जो लाइफ टाइम है, इसका जो जीवन काल है, वो नैनो सेकेंड में होता है। और गैस टरबाइन जैसे जो हम रॉकेट यूज करते हैं उसमें ये बहुत ही सब नैनो सेकेंड में प्रोड्यूस होता है। और उस केमिकल रिएक्शन को स्टडी करना बहुत ही कठिन कार्य है। तो हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए थी जो कि किसी भी फास्ट फिनोमेना को बहुत अच्छे से, बहुत तेजी से कैप्चर कर सके। तो फास्ट फिनोमेना का मतलब ये है कि जैसे आप नैनो सेकेंड में, चाहे पिको सेकेंड में उसको देख सकें। तो ये चैलेंज था कि हाँ, हमारे यहाँ जो अभी जो कन्वेंशनल हाई स्पीड कैमरा है, जैसे कि ये कैमरा शूट कर रहा है अभी, ये कैमरे, इस कैमरे में जो हाई स्पीड कैमरा सबसे ज़्यादा आता है वो 2 से 3 मिलियन फ्रेम पर सेकंड पे इमेज ले सकता है।
और हमारा जो कैमरा है वो 12.5 बिलियन फ्रेम्स पर सेकंड पे चला जाता है। तो समझिए कि हम अभी जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उससे हम 1000 गुना से भी ज़्यादा आगे चले गए। अब उसका एडवांटेज ये है कि जैसे मैंने प्रकाश के बारे में बात किया, तो प्रकाश जो है वो 300 मिलियन मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रेवल करता है और प्रकाश से ज़्यादा कुछ भी तेज नहीं जा सकता है। तो हमारे कैमरे से हम प्रकाश को भी एक्शन में कैप्चर कर सकते हैं। जैसे कि योगेश्वर जी, आप अब इस वक्त एक प्रतिष्ठित मुकाम पर पहुंच चुके हैं, तो जब आप वापस गांव आते हैं तो क्या प्रभाव अपना देखते हैं अपने गांव के बच्चों के ऊपर? देखिए, जब मैं गांव आता हूं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं देखता हूं कि वो खेल रहे होते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि अपना बचपन याद आता है ना, कि गांव का मतलब ये होता है कि वो नॉस्टैल्जिक मोमेंट सारे याद आते हैं कि देखो हम भी अपने गांव से पढ़े लिखे और आज अमेरिका में चले गए, आज वहाँ पहुँच गए। तो बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिंसियर हैं, वो आके मिलते हैं, घर पे आते हैं, पूछते हैं करियर के प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ कि और बच्चे जो हैं वो आएंगे और उनसे बात करेंगे, कुछ नया सीखने की कोशिश करें। देखिए क्या होता है कि हमारे गांव में अधिकतर माँ बाप चाहते हैं बच्चों को IAS PAS PCS बनाना। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो माँ बाप कहते हैं कि अरे तुम साइंटिस्ट बन जाओ या ऐसे बन जाओ। हाँ, ये कह सकता हूँ मैं कि अभी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है हमारे गाँव में स्कूलों की, और मैं कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि अगर आगे चल के भविष्य में मैं कुछ कर सकता हूँ उसके लिए तो जरूर प्रयास करूँगा। ऐसा क्यों है कि पूर्वांचल में लोग अपने बच्चे को, हर दूसरा व्यक्ति अपने बच्चे को UPSC या फिर इन चीज़ों की तैयारी ही करवाना पसंद करता है, बशर्ते साइंटिस्ट या और दूसरे प्रोफेशन में जाने की बजाय? देखिए, पहली चीज़ पूर्वांचल में क्या है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं ना कि रुतबा और ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा गौर करते हैं। थोड़ी सी ऐसी है कि हमारे यहाँ लोग बहुत ज़्यादा सिंपल भी थिंकिंग के हैं, लेकिन एट द सेम टाइम लोग चाहते हैं कि हमारा समाज में एक वर्चस्व बने साइंस में, वैज्ञानिक। क्योंकि वैज्ञानिक बनना कोई एक करियर पाथ नहीं है, राइट। वैज्ञानिक ऐसा कुछ नहीं है कि उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा फैसिनेशन नहीं है। हमारे शायद से हमारे सोसाइटी में ऐसे रोल मॉडल्स नहीं हैं। अब्दुल कलाम या कुछ ऐसे ही जो साइंटिस्ट हैं जिनको लोग एज अ रोल मॉडल मानते हैं। और दूसरी चीज़ मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अगर कुछ बनना चाहता है तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को ईजिली मिमिक अगर कर लेता है तो वो ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। जैसे कि लोग क्रिकेटर इसलिए बनना चाहते हैं कि वो बल्ला उठा लेते हैं और नकल करते हैं कि हम भी विराट कोहली बन जाए। कोई शाहरुख खान बनना चाहता है क्योंकि वो आसानी से शाहरुख खान की नकल कर सकता है। कोई सिंगर बनना चाहता है। साइंटिस्ट बनने के लिए उतना नकल करना आसान नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, आपको प्रयोग करने पड़ेंगे। आपको प्रयोग करने पड़ेंगे तब आपको साइंटिस्ट वाली फील आएगी। लेकिन आपने ये वर्चस्व की भ्रांति तोड़ी है। आज आपके आगमन का उत्सव हो रहा था यहाँ पे, लेकिन हमने देखा कि हर दूसरा व्यक्ति हर 5 मिनट पर आपके साथ सेल्फी लेने के लिए उतावले थे सब लोग, और बहुत गर्व से आपसे बात कर रहे थे और नाम ले रहे थे आपका जी। आज जब एक सम्मान, हर दूसरा व्यक्ति सम्मान की नजर से आपको देखता है, कैसा महसूस होता है आपको? नहीं, बहुत अच्छा महसूस होता है। ये लगता है कि नहीं, मैंने कुछ ना कुछ अपने देश के लिए किया है, अपने जिले के लिए किया है, अपने राज्य के लिए किया है। और इस चीज़ को अगर एक कॉमन मैन समझ रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। आपका साइंस से लगाव, जैसा कि आपने बताया कि लाइट से होना शुरू हुआ। हाँ। आज जो दर्शक, जो स्टूडेंट्स साइंस के हमारा ये देख रहे हैं, आप उन्हें क्या बताएंगे कि एक साइंटिस्ट बनने की राह क्या होती है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है साइंटिस्ट बनने के लिए कि अपने जो फर्स्ट प्रिंसिपल हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, मैथ्स या फिजिक्स या चाहे केमिस्ट्री से आप बनना चाहते हैं, बायोलॉजी से बनना चाहते हैं, वो आपके क्लियर होने चाहिए। क्योंकि आपके लिए वो एक एज अ टूल काम करते हैं, एज अ रेफरेंस काम करते हैं। और साइंस ऐसी चीज़ नहीं है कि नहीं आप हवा में कुछ सोच लेंगे हो जाएगी। साइंस जो है एक लॉ और एक थियरी पे काम करता है, जिसके सेट ऑफ रूल्स हैं, जिसको टेस्ट किया गया है, जिसके हाइपोथेसिस को, और वो हाइपोथेसिस हर जगह सक्सेसफुल हुई है, इस वजह से वो साइंस का हिस्सा है। तो मैं यही कहूँगा कि साइंस में एक तरह से आपको काफ़ी मोटिवेट होना पड़ेगा एज ए साइंटिस्ट बनने के लिए। आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक बार एक्सपेरिमेंट करने के टाइम पे फेल हो गए तो फिर आप गिव अप कर दीजिए, तब नहीं आप बन पाएंगे साइंटिस्ट। जैसे कि जब एजुकेशन जर्नी की बात होती है, एजुकेशनल जर्नी की, जी, तो कई बार बच्चों को
लगता है कि हमें इस यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, या फिर वो हमेशा अपने चुनाव को लेकर कंफ्यूज्ड रहते हैं? देखिए, मैंने सबसे पहले कहा कि चुनाव जो कॉलेज का होता है वो तो काफ़ी ज़रूरी है, बट सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका सब्जेक्ट में कितना इंटरेस्ट है। देखिए, साइंटिस्ट वही होता है जिसको अपने सब्जेक्ट की पकड़ होती है। साइंटिस्ट का मतलब होता है स्पेशलिस्ट। साइंटिस्ट हर एक चीज़ की थ्योरी नहीं दे सकता है। साइंटिस्ट का मतलब होता है कि आप जितना ज़्यादा किसी चीज़ का गहन अध्ययन करेंगे, जितना ज़्यादा उसमें खो जाएंगे, उतना आसान होगा आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना। तो आप किसी कॉलेज का चयन करते हैं, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो आप पहले अपने सब्जेक्ट को चूज करिए कि मैं किस सब्जेक्ट में बनना चाहता हूँ, या कौन सा सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो IIT JEE में क्या होता है, उनकी रैंक बहुत अच्छी आती है, उनको फिजिक्स और मैथ से बड़ा प्यार होता है, लेकिन वो कंप्यूटर साइंस चूज करते हैं। इसलिए चूज करते हैं कि कहीं ना कहीं उनके माँ बाप उनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि नहीं, आप कंप्यूटर साइंस ले लोगे तो आपको जॉब लग जाएगी, आपको गूगल का पैकेज मिल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट का करोड़ों का आपका पैकेज होगा। लेकिन बच्चे का जो कोर इंटरेस्ट होता है वो फिजिक्स और मैथ्स में होता है, वो बच्चा नहीं कर पाता है। बाद में क्या होता है कि जब आप एक बार बीटेक कर लेते हैं, एमटेक कर लेते हैं, तो वो स्ट्रीम चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप किसी कॉलेज का पहले चुनाव कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को चूज करिए कि आप किस सब्जेक्ट में पढ़ना चाहते हैं। फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, या इंजीनियरिंग की कोई भी स्ट्रीम लेना चाहते हैं। आप देखेंगे हमेशा रैंक वाइज सब्जेक्ट की रैंकिंग होती है। आप सब्जेक्ट का रैंकिंग देखिए कि हाँ भाई, इस पर्टिकुलर कॉलेज में किस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे फैकल्टी हैं, कहाँ का फिजिक्स बड़ा अच्छा है, कहाँ का मैथ्स बड़ा अच्छा है, कहाँ का केमिस्ट्री बड़ा अच्छा है। तो आप अपने टॉपिक के आधार पे उस कॉलेज का चुनाव करिए। जब आप एक बार कॉलेज का चुनाव कर लेंगे तो क्या होता है कि हमारे यहाँ जब आप बैचलर्स कर रहे होते हैं, मास्टर्स कर रहे होते हैं, आज के समय में बहुत सारी इंटर्नशिप का मौका होता है कि आप जैसे जितने भी रिसर्च लैब है इंडिया में, वहाँ पे आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करिए। जैसे कि मैंने अपना इंटीग्रेटेड मास्टर्स किया था, तो मैं पहले साल से ही इंटर्नशिप करना शुरू कर दिया था। घर पे कभी मैं समर वेकेशन में नहीं आया। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि साइंस अगर आप कर रहे हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो आप पहली चीज़ अपने सब्जेक्ट का जो बेस्ट कॉलेज है उसको चूज करिए। उसके बाद आप समर इंटर्नशिप करिए, जाके नए नए लैब में जाइए जहाँ पे अच्छा रिसर्च होता है, अपने आप को एक्सप्लोर करिए। और जब आप अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा सब्जेक्ट मिलेगा जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, और फिर वही सब्जेक्ट ऐसा होगा जो आपके करियर को डिसाइड करेगा। जैसा कि हर एक व्यक्ति के जिंदगी में एक स्ट्रगल फेज आता है, लेकिन उस वक्त बहुत जरूरी रहता है कि अपने आप को फोकस्ड रखें। आपकी भी जिंदगी में कोई ऐसा दौर, और उस वक्त कौन सी ऐसी चीज थी, कौन सा ऐसा इंस्पिरेशन था जो आपको इससे अपने मुकाम से जोड़े रखा? देखिए, मैंने जैसे कहा कि मेरे लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए कि आई वाज आल्सो इन डिप्रेशन फॉर अ व्हाइल। हाँ, और बस ये था कि कुछ ऐसी फैमिली की सिचुएशंस थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ, बट मैंने कभी गिव अप नहीं किया। मैं काम करता गया, जैसे मेरा जो भी काम था PhD के टाइम पे वो करता गया, क्योंकि मैं पैशनेट था अपने काम को लेकर। जैसे क्या है, अभी भी अगर मेरे अगल बगल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लैब में मैं जाता हूँ, सब भूल जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मेरे न्यूरॉन्स जो हैं वो एकदम फोकस्ड हो जाते हैं कि मुझे वही करना है। आप विदेशों में गए, आपने अपना देश भी देखा जी। आप विज्ञान के हर पहलू से अब तक ऑलमोस्ट रूबरू हो चुके हैं जी। विदेशों में और भारत में विज्ञान को लेकर बच्चों के अप्रोच में कितना अंतर है? देखिए, विज्ञान को लेकर इंडिया में अप्रोच की कमी नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं। कहीं ना कहीं ये होता है कि उनको सही रोल मॉडल या सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फैमिली से हमेशा अपने आप को जोड़ के रखते हैं। जैसे माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर बने या कुछ ऐसा कर ले कि उसको पैसे मिलने लगे, यू नो, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ एज की, नहीं, हाँ, फाइनेंशियली वो स्ट्रांग हो जाए। बाहर ऐसा नहीं है, बाहर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। हर एक इंडिविजुअल जो है अपने आप में इंडिपेंडेंट है। जैसे मैं जर्मनी में रहा हूँ, स्वीडन में रहा हूँ, वहाँ पे एजुकेशन फ्री है, हेल्थ फ्री है। बच्चा चाहे नर्सरी से लेके अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, वहाँ पे फीस ही नहीं है। यहाँ पे माँ बाप की बड़ी आकांक्षाएं होती हैं, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो होती है वो अच्छी नहीं होती है। बच्चे के अंदर अपने आप को देखते हैं, बच्चा भी सोचता है कि अरे मेरे माँ बाप की बड़ी एक्सपेक्टेशंस है मेरे से और मुझे कुछ ना कुछ बन के दिखाना है। ये प्रेशर बाहर नहीं है। बच्चा बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है कि मुझे ये करियर करना है तो वो वही करेगा।
कोई सोशल प्रेशर नहीं है। आपके पेरेंट्स की आपसे उम्मीदें क्या थी? और उन्होंने एक दौर था जब आपके पिताजी को अपनी जमीन बेचनी पड़ी थी आपकी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए, उस बारे में हमें बताइए। देखिए, मेरे पिताजी नेचुरली चाहते थे कि मैं आईएएस बनूं, ठीक है, जैसे हर माँ बाप चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे मेरे रोल मॉडल्स जो थे उन्होंने ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया अपने लाइफ में। और आप शायद इसी वजह से दिल्ली भी गए थे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे रोल मॉडल जो है उनका मेरे ऊपर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था कि मुझे लगता था कि यार मुझे कलाम जैसा बनना है। कलाम का जो जीवन था बड़ा ही सादगी वाला था। यू नो, एवरीबडी लव्ड हिम, देयर वाज नॉट अ सिंगल पर्सन हु हेटेड हिम। तो मुझे लगता था कि कलाम जैसा बनना है। यू नो, क्यों, क्या बंदा है एकदम खड़ा हो जा रहा है, सब लोग उसके सामने नतमस्तक है। तो और दूसरी चीज, जहाँ तक जमीन की बात है, तो देखिए जब मेरे पिताजी ने जमीन बेची थी तो उस समय सच में मुझे ऐसा लगा था कि बताइए, पिताजी मेरे लिए इतना बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, क्या मैं उस चीज पे खरा उतर पाऊंगा? एक डाउट आया था मेरे ऊपर। आपको ग्रांट मिला था तो उस वक्त आपने वो ग्रांट का कुछ हिस्सा अपने माताजी को याद करके उन बच्चों को डेडिकेट करने की बात करी थी जो विज्ञान के फील्ड में या फिर शिक्षा के फील्ड में कुछ काम करना चाहते हैं। जी जी, बिल्कुल। जब मुझे वो ग्रांट मिला था तो मैंने बिल्कुल कहा कि मैं करूंगा। और देखिए, मैं आईआईटी इंदौर में, मैंने जैसे कहा कि एज अ विजिटिंग फैकल्टी काम कर रहा हूँ। तो वहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि फाइनेंशियली जिनकी सिचुएशन अच्छी नहीं थी, तो मैंने उनके लिए ऑर्गेनाइज कराई इंटर्नशिप, स्वीडन में इंटर्नशिप कराई। वो बच्चे जाके स्वीडन में इंटर्नशिप किए, तो मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ कि नहीं, मैंने कुछ किया है अपने समाज के लिए। और ज़मीनी स्तर पे भी मैं बहुत सारी चीज़ें करना चाहता हूँ। वो तभी पॉसिबल है जब आप धीरे धीरे एक एक कदम और बढ़ते जाते हैं और आप कुछ बड़ा करते जाते हैं, लोग आपसे जुड़ना शुरू कर देते हैं और फिर आप बड़े स्केल पे कुछ कर सकते हैं। अभी मैं छोटे स्केल पे कर रहा हूँ, शायद कल को मेरी पहचान और बड़ी बन जाएगी, लोग मुझसे जुड़ेंगे तो और भी अच्छा और जमीनी स्तर पे लोगों के साथ कर पाऊंगा। आजमगढ़ जनपद में हर दूसरा व्यक्ति गवैया है। हाँ, तो मैं भी एक गवैया ही हूँ। तो अगर आप इस इंटरव्यू के दौरान कुछ प्रस्तुत कर सके हमारे लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मुझे और इसी नोट पे हम अपने इंटरव्यू को विराम भी देना चाहेंगे। जी जी, मुझे गजलों का बड़ा एक शौक है, तो कुछ गुनगुना दूंगा। कि एक गाना है कि ये वाला गाना है, क्या बोलते हैं उसको, अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ, आज तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ, अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ, आज तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ, अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ। बचपन से हुई कि योगेश्वर बहुत मेधावी था और कम उम्र में उसकी पढ़ाई मैंने कराया और कम से कम उम्र में 13 बरस की उम्र में वो हाई स्कूल पास किया। और जब पढ़ता था तो एक क्लास आगे की ही किताब हमसे मंगवाता था। मतलब पढ़ने में इतना तेज तर्राक था कि वो 1 साल पहले की एडवांस किताब मंगवा कर पढ़ता था कि हम पढ़ लिए, अपना कोर्स पूरा हो गया। मेहनत करने वाला आदमी था। हम किसी तरह से भाई पढ़ाए, मेहनत कराए। तो बचपन तो ऐसे ही बीता, ऐसे छोटे स्कूल में पढ़कर। लेकिन जो आगे बढ़ने वाला होगा उसको कोई रोक नहीं पाता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं और भैया भले 2 रूप हैं, शरीर 2 है लेकिन जिस्म 2 है, लेकिन जान एक है। और बचपन से भी हम लोग जैसे एक दूसरे के साथ गाना भी गाते थे और अपने माताजी को साथ में हम लोग बैठ के गाना सुनाते थे। देखिए, ये स्थापित जो आपने एक शब्द बोला है वो शिक्षा का महत्व है। और शिक्षा का महत्व ऐसा होता है कि वो जितने महत्व हैं सबके ऊपर वो हावी हो जाता है। शिक्षा ही आज इस मुकाम पे हम लोगों को लाके खड़ा किया। उसी की देन है कि आज हर व्यक्ति उनसे कुछ सीखने को मिल रहा है लोगों को।
जैसे एक होता है आइकन के रूप में उनको लोग देख रहे हैं कि आजमगढ़ ज़िले के एक आइकन के साथ हम अपनी सेल्फी ले रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज योगेश्वर मिश्र जी को सुनकर कई ऐसे नवोदित विज्ञान प्रेमी उभर कर आगे आएंगे, इनसे प्रेरणा लेंगे और उम्मीद है कि आने वाले समय में विश्व पटल पर भारत के कई ऐसे वैज्ञानिक भारत का परचम लहराएंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।